हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद एमडी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर जो 3.2 अपनी रनिंग पर थी, तो उसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्वेश्चन नंबर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका क्वेश्चन, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आपको इक्वेशन दे रखी है दो, उनको आपको हल करना है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने हैं प्रतिस्थापन विधि से, और आपको क्या करना है, एम की वैल्यू निकालनी है। आपको एक इक्वेशन और दी हुई है y = mx+3। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करना है और आपको m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं स्टार्ट। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, ऑन में आपको आंसर लिखवाऊंगी, है ना, सॉल्यूशन लिखवाऊंगी। आपको देखो दिया हुआ क्या है, चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म आपको क्या दिया है, 2x + 3y में 11 है, और आपको सेकंड इक्वेशन दी है 2x - 4y में -24 है। तथा आपको क्या दिया हुआ है, एक तथा y = mx+3 आपको ये दिया हुआ है ना, आपको ये दिया हुआ है। आपने शायद ये आपकी अभी नहीं आएगा, आपकी 11th 12th में आएगा कि y = mx+3 क्या होता है, किसी भी प्रवणता की ढाल होती है। वो आपको मैथ्स में आती है ना, मैथ्स और फिजिक्स में आती है आपकी कि y = mx+3 क्या होती है, प्रवणता होती है, ढाल होती है, स्लोप होती है ना। तो आपको अभी तो सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इन दोनों इक्वेशन से प्रतिस्थापन विधि का से वैल्यू फाइंड करनी है। प्रतिस्थापन विधि से आपको निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू, और आपको इस एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके इस टर्म में रखनी है, और आपको यहाँ पे एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपन हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं क्या मान लेती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लेती हूँ। तो हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, है ना, प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, हम हल करते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं क्या कर लेती हूँ, सेपरेट कर लेती हूँ। तो अब मैं लिखूंगी समीकरण 1 से, वही काम करना है आपको। समीकरण 1 से क्या कर दूंगी, 2x + 3y में 11 है। ठीक है, ये है आपके पास में। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगी और सबको एक साइड में भेज दूंगी। तो 2x + 11 - 3y, तो 2x यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपकी 11 - 3y में 2 आ जाएगी। तो आपकी ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x - 4y - 24 है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास में समीकरण 3 क्या है, चूंकि x = 11 - 3y में 2 है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरह से लिख लेती हूँ। तो आपके पास में जो x का वैल्यू है वो आपको x की जगह पुट करना है। तो 2 × 11 - 3y में 2 - 4y में -24 है। ठीक है, आई बात समझ में। आप नीचे देखोगे कि यहाँ भी 2 है और मल्टीप्लाई में देखोगे तो यहाँ भी 2 है। तो इस 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। इस 2 से 2 जब क्रॉस हो जाएगा तो आपके इसमें हाथ में क्या बच जाएगा, 11 - 3y - 4y में -24 बच जाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 11 एज इट इज, माइनस का जो 3y है माइनस का 4y है वो आपको क्या हो जाएगा, -7y हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन आपके पास में जो साइन क्या आएगा, साइन आपके पास में माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -24 आ जाएगा। ठीक है, ये -7y है,
आपके पास में माइनस का 24 है, ये इधर जाके आपका ये जो प्लस का है वो आपको उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये जब माइनस का हो जाएगा तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास में 5 हो जाएगा, ये आपके पास में 35 हो जाएगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये आपकी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7y का वैल्यू निकालना है हमें, तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, y इज इक्वल टू 35 अपॉन में 7 है, तो y की वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगी, 7 5 जब कितना होता है 35 होता है, तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी निकल करके आ जाएगी, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। आए बात समझ में? तो आपका यहाँ से y का वैल्यू तो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इस x की वैल्यू में पुट कर देंगे और अपना क्या आ जाएगा, x का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगी, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब मैं y का मान रख दूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x बराबर 11 माइनस का 3y अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर, तो y का वैल्यू कितना है आपके पास में, y बराबर कितना है 5 है ना, y बराबर कितना है 5 है, तो x बराबर 11 माइनस का 3 इंटू में 5 अपॉन में 2 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11 माइनस का 3 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास में 3 5 का 15 हो जाएगा, तो 15 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू में आपके पास में 11 में से 15 गए तो माइनस का 4 बचेगा अपॉन में 2, तो x बराबर आपके पास में माइनस का 2 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, x और y का मान हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, x और y का मान तो निकाल लिया है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y इक्वल टू mx प्लस 3 में आपको क्या करना है, x और y का मान रखना है, और x और y का मान रख करके आपको m का मान निकालना है। समझ में आई सभी को बात? तो आप इस इक्वेशन को क्या नाम दे दो, इस इक्वेशन को आप लिख दो, हाँ यहाँ आप लिख दो इक्वेशन नंबर 3, यहाँ आप लिख दो इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ आप लिख दो इक्वेशन नंबर 4, यहाँ आप लिख दोगे 2। ठीक है, हाँ अरे बात समझ, इस तरह से कर लेना। ठीक है, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आपको करवाती हूँ, आपको वैल्यू निकालना बताती हूँ कि आपकी वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे, देखो हमने क्या कर लिया था, हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया है ना। x और y का वैल्यू अपन ने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, माइनस का 2, और y की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है, 5 निकल करके आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो अपनी समीकरण 3 थी, समीकरण 3 में x व y का मान रखने पर, ठीक है, आपकी जो समीकरण 3 थी, समीकरण 3 आपकी क्या है, y इक्वल टू mx प्लस का 3, यही ना आपकी समीकरण 3। तो आपकी समीकरण जो 3 है उसमें हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू पुट कर देंगे और हम क्या निकालेंगे, m का मान फाइंड कर लेंगे। तो y का वैल्यू कितना है आपके पास में 5 है, m एज इट इज हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास में माइनस का 2 है प्लस 3 एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप m की वैल्यू निकालोगे, तो m हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, m को जब माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा, ये प्लस का 3 एज इट इज हो जाएगा, ये प्लस का 3 है। मैं क्या करती हूँ, m वाली टर्म को एक साइड ले लेती हूँ, और जो आपकी अचर पद है आपके पास में नॉन वेरिएबल है, तो आप इसको एक साइड लिख लोगे। तो ये 5 है, 5 में से जब आपका ये इधर आएगा तो आपकी ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2m हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2m हो जाएगा। यहाँ से आप इसको माइनस करोगे, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 2, और तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2m। क्या आप ये बताओ, ये माइनस, ये m है, इस m को मैं
अगर इस m की वैल्यू मुझे निकालनी है तो ये गुणा में है, और ये -2 जब गुणा में है तो ये नीचे क्या चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, किसके, 2 के, और 2 के भाग में चले जाएगा तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो m की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये 2 है, ये 2 है, आपके पास में 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास में कितना बच गया, 1 बच गया माइनस का। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी। अर्थात यहाँ x बराबर -2, y बराबर 5 व m बराबर कितना हो जाएगा, -1 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात सभी को? ऐसे ही आपको m की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। समझ आया सभी को किस तरह से आपको करना है? आगे चले, चलिए आज आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में कल हम 3.3 एक्सरसाइज करेंगे, और फिर वो भी आपकी जो आपकी 3 है वो लास्ट 3.3 बची है, उसके बाद में आपकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें बोला है आपको कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अभी तक अपन प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन विधि का, कि प्रतिस्थापन विधि का हल अपन कैसे निकालते हैं जब अपने को 2 रेखिक समीकरण युग्म दी गई हो। समझ में आए सभी को? तो आपको जो पहला क्वेश्चन है इसका, वो आपको दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, आपके पास में 26 है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 इसका कि 2 संख्याओं का अंतर है वो आपको 26 दिया हुआ है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आपको क्या निकालना है, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि उन संख्याओं को अपने को ज्ञात करना है। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का सॉल्यूशन। तो आपको 2 संख्याओं का अंतर बोला है, तो मैं क्या मान लेती हूँ, पहले मैं क्या मान लेती हूँ, इस संख्या में, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो मैं क्या बनाती हूँ, इससे इक्वेशन बनाती हूँ ना, मैं क्या बनाती हूँ, इक्वेशन बनाती हूँ। तो मैं मान लेती हूँ कि मैंने माना पहली संख्या मेरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और दूसरी संख्या मेरी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। जब मैं पहली संख्या x को x मान लूंगी और दूसरी संख्या को मैं जब y मान लूंगी, तो मेरे पास में 2 संख्याएं निकल करके आ जाएंगी, और इन दोनों संख्याओं के लिए पहली कंडीशन आपको बोली है कि आपके पास में 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो मेरे पास में अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, डिफरेंस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, माइनस अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो मेरे पास में एक पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस का y बराबर में 26 बन जाएगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपको ये बोली है उसने कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जब आपको बोले की 3 गुनी है, तो की का मतलब क्या होता है, का या की का मतलब होता है आपके पास में मल्टीप्लाई। तो x बराबर 3y आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। चलिए करते हैं, है ना। तो मैं क्या मान लूंगी, माना पहली संख्या को मैं क्या मान लूंगी, x मान लूंगी, तथा दूसरी संख्या को मैं क्या मान लूंगी, y मान लूंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार आपको ये बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो मेरे पास में पहली संख्या ये हो जाएगी और दूसरी संख्या ये हो जाएगी। तो मैं लिख सकती हूँ x माइनस का y बराबर में 26। तो आपके पास में पहली इक्वेशन आपके पास में ये निकल करके आ जाएगी। ठीक है, आपके पास में सेकंड इक्वेशन क्या बोली है कि आपके पास में बोली है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि क्या है, कौन है 3 गुनी,
पहली संख्या है, तो पहली संख्या को मैं क्या कर देती हूँ, बराबर कर देती हूँ। तो मेरे पास में पहली संख्या क्या है बेटा, x है। आपके पास में दूसरी संख्या क्या है बेटा, y है। और आपके पास में तीन गुनी कौन है, पहली संख्या है। किससे है, दूसरी संख्या की तीन गुनी है, दूसरी संख्या की तीन गुनी है। तो मेरे पास में की का मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया बेटा, क्या हो गया, गुणा हो गया। ठीक है, तो मेरे पास में की तीन गुनी है, तो मेरे पास में पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। समझ में आया, इस बात में मैं जोर इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए कि कौन तीन गुनी हो रही है, पहली संख्या हो रही है। किसकी हो रही है, दूसरी संख्या की तीन गुनी हो रही है। तो मेरे पास में आ जाएगी इक्वेशन कि x बराबर 3y, क्या आ जाएगी आपके पास में इक्वेशन, x बराबर में 3y हो जाएगी बेटा। आई बात समझ में, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। आपने प्रतिस्थापन विधि निकालने के लिए आपने ये समझा था कि आपके पास में x बराबर निकालनी होती है, बाकी सभी टर्म्स को आपको दूसरी जगह यानी कि दूसरी साइड में आपको ट्रांसफर करना होता है। लेकिन इस इक्वेशन में आपको ये दिख रहा होगा कि आपकी जो इक्वेशन है ऑलरेडी क्या ही है, बनी हुई है। ऑलरेडी क्या है, x का वैल्यू निकला हुआ है यहाँ पे, है ना। तो x का वैल्यू जब निकला हुआ है तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको पहली और दूसरी संख्या का मान आपको निकालना है। आया समझ में। तो आपको क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान क्या करोगे आप, समीकरण नंबर 1 में रख दोगे। तो आपके पास में इक्वेशन है x माइनस का y बराबर में 26 है। तो आप क्या करोगे, इस x का मान, इस x बराबर 3y का मान क्या रख दोगे, इस इक्वेशन में रख दोगे। तो मेरे पास में 3y माइनस का y इजिकल्स टू में 26 है, और 3y में से जब मैं y को घटाऊंगी तो मेरे पास में बच जाएगा 2y, 2y बराबर में 26 आ जाएगा। और 2y का मान, जब मैं y का मान निकालूंगी यहाँ से, तो y बराबर 26 बटा में 2 आ जाएगा। तो y बराबर में कितना आ जाएगा बेटा, मान 13 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा। अब मैं y के मान को क्या करूंगी, x या जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है उसमें पुट कर दूंगी और मेरे पास में x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। इसका मतलब मेरे पास में पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान क्या करना है आपको, समीकरण नंबर 2 में रखना है। 2 में क्या है, 2 आपकी इक्वेशन है, x बराबर में 3y है। तो y का वैल्यू आपके पास में क्या निकल करके आया बेटा, 13 निकल करके आया है। तो मैं क्या करूंगी, x बराबर में 3 इंटू में 13 कर दूंगी, 3 इंटू 13 करूंगी तो मेरे पास में 13 तिया कितना होता है बेटा, 39 होता है। तो मेरे पास में पहली संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, सॉरी पहली संख्या मेरे पास में 39 हो जाएगी और दूसरी संख्या मेरे पास में 13 हो जाएंगी। आप इस कंडीशन से ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपने बोला था क्वेश्चन में कि जो पहली संख्या है आपकी वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आपके पास में पहली संख्या क्या है बेटा, 39 है, और 39 क्या ये है, 13 का और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 3 गुनी निकल करके आ रही है। तो इसी तरह से आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन से आपको 2 संख्याएं निकालनी थी जो कि अपन ने निकाल दी है। तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आपको यहाँ लिखना है, आपको यहाँ क्या लिखना है, अतः पहली संख्या x बराबर में 39 होगी तथा दूसरी संख्या y बराबर में 13 हो जाएगी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया सभी को। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। समझ में आया सभी को। आपको इस तरह से आपको थ्योरी के अंदर क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको खुद से इक्वेशन बनानी है, उसके बाद में आपको प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू फाइंड करने हैं। आपको इक्वेशन अच्छे से बनाने आ जाएगी, आप इस कंसेप्ट को समझ लोगे। जो मैं आपको समझा रही हूँ, जिस कंसेप्ट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस कंसेप्ट से आप समझ लोगे तो आपको इक्वेशन बनानी भी धीरे धीरे आ जाएगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, है ना, आगे चले।
जो आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास में क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप मुझे ये बताओ कि दो कोणों का योग अगर क्या हो, तो आप मुझे बताओ पहले तो संपूरक और पूरक कोण क्या होता है। एक आपका होता है संपूरक कोण, है ना, और एक आपका क्या होता है पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण तो क्या होता है कि दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। पूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का जो योग है आपका, वो आपका क्या होना चाहिए 90 डिग्री, और आपका जो संपूरक कोण है वो आपका क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। कि दो कोणों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि दो कोणों का योग क्या है, दो कोणों का आपको क्वेश्चन दिया है कि दो कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। यानी कि आपको क्या करना है, दो कोणों का दो कोण आपको निकालने हैं। ठीक है, तो आप मुझे देखो, मैं लिखती हूँ, मैं क्या मान लेती हूँ, दो कोण मान लेती हूँ ऐसे जिनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे को संपूरक कोण बोला है ना। अब संपूरक कोण की कंडीशन भी यही होती है कि दो कोणों का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ, माना माना पहला कोण क्या मान लेती हूँ थीटा मान लेती हूँ, मैं क्या मान लेती हूँ थीटा, और दूसरा कोण मैं क्या मान लूंगी, तथा दूसरा कोण क्या मान लेती हूँ बेटा, दूसरा कोण मैं मान लेती हूँ यहाँ थीटा 1 लिख लो, यहाँ थीटा 2 लिख लो। ठीक है, आपके पास में कंडीशन क्या होती है कि प्रश्नानुसार आपके पास में क्या बोला है कि दो कोणों में से एक कोण दूसरे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि ये पहली कंडीशन क्या बन जाएगी, दो संपूरक कोण की कंडीशन बन जाएगी कि आपके पास में दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। हो जाएगा बेटा ये, हाँ जी मैडम हो जाएगा। अब ये बताओ आप, दूसरी कंडीशन आपको ये बोलनी है कि एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक होना चाहिए। तो आपका एक कोण दूसरे कोण से अधिक कैसे होगा, आप लिखोगे क्या कि जो पहला कोण है ना, एक कोण दूसरे कोण से 18 अधिक होएगा। क्या होना चाहिए, पहला जो कोण है दूसरे कोण से कितना अधिक होना चाहिए 18 अधिक होना चाहिए। तो आपको इसने बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आप इसको ये लिखो, यहाँ पे लिखो आप बड़ा कोण, यहाँ पे लिखो आप क्या छोटा कोण। ठीक है, छोटा कोण। अब आपका बड़ा कोण कौन सा है बेटा, ये है, तो बड़ा कोण होना चाहिए क्या छोटे कोण से 18 अधिक। तो आपका ये बड़ा कोण हो जाएगा, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना होना चाहिए, छोटा कोण से 18 अधिक होना चाहिए। मैं ये छोटा है ना, ये छोटा कोण है और इसके अंदर मैं 18 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास में बड़ा कोण आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि θ1 बराबर θ2 प्लस में 18 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। आई बात समझ में, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने, समझ में आया क्या सभी को ये क्वेश्चन कैसे किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम θ1 और θ2 की वैल्यू निकालते हैं, है ना, θ1 और θ2 की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। हमें क्या करना होता था पहले कि आपको एक टर्म को एक साइड दूसरे टर्म को एक साइड करना होता था, लेकिन जो दोनों क्वेश्चन अभी अपन ने किए उनके अंदर तो क्या है कि एक साइड वैल्यू निकली हुई है और दूसरे की अपने को निकालनी है। तो अपने लिए क्या हो गया, आसान हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों के हल निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। और पहले आपको θ2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, फिर अपन θ1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। समझ में आया सभी को।
तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हल करने पर ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो आपके पास में क्या है, समीकरण 2 θ1 प्लस θ2 इजिकल टू में 180 डिग्री है और 180 डिग्री है तो अपने पास में θ1 की वैल्यू कितनी है, θ2 प्लस में 18 डिग्री है। समझ में आई बात सभी को, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, θ1 की वैल्यू θ1 की जगह रख देंगे, तो θ2 प्लस में 18 डिग्री प्लस में θ2 इजिकल टू में 180 डिग्री। आई बात समझ में सभी को। तो θ2 और θ2 कितना हो जाएगा बेटा, 2θ2 हो जाएगा। और इस 18 को जब ये इधर है तो मैं उधर भेज दूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये माइनस का 18 आ जाएगा। 2θ2 बराबर में कितना हो जाएगा, 180 में से जब मैं 18 को माइनस करूंगी तो मेरे पास में कितना बच जाएगा, 10 में से 2 गए 8 और 17 में से 1 गया तो 16 आ जाएगा, यानी कि 162 आ जाएगा। और 162 को जब मैं 2 से भाग करूंगी तो मेरे पास में एक कोण कितना निकल करके आ जाएगा, 81 डिग्री निकल करके आ जाएगा बेटा, 81 डिग्री निकल करके आ जाएगा। तो मेरे पास में आप ये बताओ मुझे कि जो अपना बड़ा कोण है वो कितना निकल करके आया है, अपना जो बड़ा कोण है वो कितना निकल करके आया है बच्चा। आपके पास में जो बड़ा कोण है वो आपके पास में आया है 81, आपके पास में कितना आया है, 81 निकल करके आ गया है। अब हम क्या करेंगे, छोटा कोण निकालेंगे, तो अपना ये क्या हो जाएगा, सॉरी आपका ये छोटा कोण हो जाएगा ना, आपका ये छोटा कोण हो जाएगा, छोटा कोण हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, बड़ा कोण निकालेंगे, यानी कि θ1 निकालेंगे। तो θ1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस θ2 की वैल्यू इस θ1 के अंदर रख देंगे, तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो हमारे पास में θ1 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, θ2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू। तो ये θ2 है, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो θ1 बराबर आपका कितना है, θ2 प्लस में 18 डिग्री है। तो अपने पास अपन जानते हैं कि θ2 की वैल्यू अपने पास में 81 डिग्री निकल करके आई है, तो θ2 की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे। आपके पास में कितना हो जाएगा, θ1 8 देख 9 और 8 1 9, यानी कि अपने पास में 99 डिग्री हो जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अतः हम ये लिख सकते हैं, अपन क्या लिख सकते हैं कि अतः अपने पास में बड़ा कोण क्या था, बड़ा कोण θ1 बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण θ2 बराबर 81 डिग्री आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। इस तरह से आपको θ1 और θ2 की वैल्यू निकालने की, अपने पास में इक्वेशन सिर्फ इतना सा बोल रखा था, हमने इक्वेशन खुद से बनाई है, हमने दिमाग लगा करके इक्वेशन बनाई है, उसके बाद में हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में इतना सा बोल रखा था कि जो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, लेकिन हमने दिमाग लगाया कि हमारे पास में दो इक्वेशन इसी से निकल सकती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दो संपूरक कोण है। पहले तो आप ये बताओ कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। तो मेरे पास में एक इक्वेशन तो यही बन गई कि दो संपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और जो दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी वो कहां से बन गई है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो आपकी दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन गई। दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मेरे पास में ये पता है मुझे कि दो इक्वेशन आ जाती है, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण युग्म से प्रतिस्थापन विधि को हल कर देते हैं। और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि एक साइड में x का टर्म और दूसरी साइड में बाकी टर्म्स करके अपन ट्रांसफर कर देते हैं और x का एक वैल्यू को निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, उसके बाद में x और y का वैल्यू निकाल देते हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, आप क्या लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे करते हैं क्वेश्चन।
आगे चले, चलिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी है। यानी कि आपने एक क्रिकेट टीम है, उसके कोच ने क्या किया है कि 7 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, उसने क्या करी है 3800 रुपए में खरीदी है। तथा उसने बोला है कि बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे उसने कितने में खरीदी 1750 रुपए में खरीदी है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना होगा। वही आपको क्या करना है, बल्ले का मूल्य x मानना है, गेंद का मूल्य y मानना है, और आपको जितनी वैल्यू दी हुई है, जितने बल्ले और जितनी गेंद दी हुई है, उनको आपको एक मूल्य यानी कि एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद के मूल्य से आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बना के x और y का वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आई इस बात सभी को? चले आगे, तो चलो करते हैं हम। चलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको, तो आपको लिखना है माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा x रुपये हो जाएगा बेटा, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये हो जाएगा। आपका प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये हो जाएगा और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपका y रुपये हो जाएगा। अब आपको ये बोला है, क्या बोला है, प्रश्नानुसार आपको बोला है 7 बल्ले का मूल्य x कितना है, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है 3800 रुपये है। तो आप मुझे बताओ एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपये है, एक बल्ले का मूल्य कितना है बेटा x रुपये है, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा 7x रुपये होगा या नहीं, बताओ मुझे। जब एक बल्ले का मूल्य आपके पास में x रुपये है, जब एक बल्ले का मूल्य आपके पास में x रुपये है, तो आपके पास में 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 7x रुपये होगा या नहीं, हो जाएगा ना, 7x रुपये हो जाएगा। तो आप क्या करोगे 7x लिख दोगे, है ना। उसके बाद में आपको बोला है 3 बल्ले का मूल्य, है ना, 3 बोला है 5 बोला है। उसके बाद में आपको बोला है 6 गेंदों का मूल्य, तो 6 गेंद है आपके पास में, एक गेंद का मूल्य कितना है बेटा y रुपये है ना, एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपये है, तो आपके पास में 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा 6y हो जाएगा। समझ में आई सभी को बात, तो 6y हो जाएगा। इन दोनों का टोटल आपको कितना दे रखा है बेटा 3800 रुपये दे रखा है, 3800 रुपये दे रखा है। तो यही आपकी क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। के बाद में आपको बोला है कि आपको ये बोला है 3 बल्ले और गेंद 5 गेंद, तो 3 बल्लों का मूल्य 3x, 5 गेंद का मूल्य 5y, बराबर में आपको बोला है 1750 रुपये। कितना बोला है 1750 रुपये। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों का मूल्य निकालना है, यानी कि आपको प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको निकालना है, ठीक है। तो आपकी ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो आप समीकरण नंबर 1 से लिखो, समीकरण 1 से हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो आप क्या करोगे 7x प्लस का 6y बराबर में 3800 रुपये है, तो 7x को मैं एक साइड लिख लूंगी, 3800 माइनस का 6y उधर भेज दूंगी, और x की वैल्यू निकालने के लिए 3800 माइनस का 6y अपोन में 7 कर दूंगी। समझ में आया सभी को, 7 कर दूंगी।
समझ में आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अपनी निकल चुकी है, x की वैल्यू निकल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, या हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, और इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया सभी को। तो x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे बेटा, रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो x का मान रख दिया, तो अब देखो x का मान अपन ने जब रख दिया तो आपके पास में इक्वेशन है 3x प्लस का 5y बराबर में 1750 रुपए है। आपके पास में x की वैल्यू कितनी है, 3800 माइनस का 6y अपोन में 7 है। समझ में आया सभी को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 का 3 3800 माइनस का 6y अपोन में 7 है प्लस 5y बराबर में 1750 है। समझ में आया सभी को। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम अब। ठीक है, हमारे पास में क्या आएगा, ये 3 और ये 7 डिवाइड नहीं होगा आपस में नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास में क्या आएगा बेटा, देखो करो, 3800 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास में आएगा 114 माइनस का 6y, माइनस का 6 नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 6 कितना होता है 18 y होता है, अपोन में 7 हो जाएगा, ये प्लस का 5y हो जाएगा और ये 1750 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस 7 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। इस 7 का जब मैं एलसीएम ले लूंगी तो मेरे पास में एलसीएम कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। और जब इसको इस वाली इक्वेशन को 7 से डिवाइड करूंगी, 7 से 7 को डिवाइड करने पर आपके पास में 1 आएगा, और 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, पूरी संख्या आ जाएगी। तो मेरे पास में 11400 माइनस का 18y एज आ जाएगा, प्लस का प्लस जब 1 को 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास में 7 आएगा, और 7 को मैं 5y से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 35y आ जाएगा, 35y आ जाएगा। बराबर में बराबर ये 1750 है, अपॉन में मैं 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, 11400 माइनस का 18y प्लस का 35y इजिकल्स टू में कितना आ जाएगा, 1750 इंटू में 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा बेटा, जब 35 में से 18 जाएंगे अपने पास में तो कितने आ जाएंगे, आपके पास में 17 आ जाएगा। तो आपके पास में 11400 माइनस का प्लस का 17y आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 35 क्या है, प्लस की वैल्यू है, तो अपने पास में 17y प्लस का आ जाएगा। और इसको जब आप गुणा करोगे तो 7 को 0 से गुणा किया तो 0, 7 को 5 से गुणा किया तो 35, कहाँ से 3, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएंगे 52, और 52 का हाथ में 5 और 7 एकम 7 और 7 और 5 कितने होते हैं 12 होते हैं। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में आप क्या करोगे, 17y में से 17y और ये 12 250 में से आप 11 माइनस कर दोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी बेटा, जब हम 12 250 को 11 में से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 850 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 850 आ जाएगा। तो 17y बराबर कितना आ जाएगा, 850, और 17 को जब 850 से भाग दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 17 5 17 5 85 होता है। तो यानी कि आपके पास में y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ में आया सभी को। इस तरह से आपको y की वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास में प्रत्येक गेंद की मूल्य आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन यानी कि समीकरण 3 में अप्लाई करेंगे। उसके बाद में प्रत्येक बल्ले का मूल्य भी हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण
3 में रखने पर, 3 में जब हम रखेंगे y का मान तो हमारे पास में x बराबर 3800 माइनस का 6y अपॉन में कितना है 7 है। तो x बराबर 3800 माइनस का 6 मल्टीप्लाई में 50 करेंगे अपॉन में 7 करेंगे। x बराबर 3800 माइनस का 6 पंजे कितना होता है 300 होता है, बटे में 7 हो जाएगा। x बराबर 3800 में से जब 300 जाएगा तो मेरे पास में कितना बचेगा 3500 बच जाएगा। और 3500 बटे 7 में जब करूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 7 पंजे 35 होता है, तो मेरे पास में x का मूल्य कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास में प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना आ जाएगा 500 रुपए और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा 50 रुपए आ जाएगा। समझ में आई सभी को बात? इस तरह से आपको प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। बहुत इजी विधि है ना, बहुत इजी मेथड है ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है, नंबर स्कोरिंग है ना। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो भी आपका क्या है स्कोरिंग चैप्टर है ना, बोर्ड में बहुत अच्छे से पूछता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है ना, तो आपको इस तरह से नहीं छोड़ के आना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है, कंसेप्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है ना। आप नीचे लिख देना, फिर नीचे आप क्या लिखोगे यहाँ लिख देना, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपए तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपए होगा। ठीक है, आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आपके इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चले आगे, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4th क्वेश्चन करेंगे। आपके पास में क्वेश्चन ये बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा कितना है सम्मिलित किया जाता है। कोई भी आप कोई भी नगर में गए हैं, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त क्या है एक अतिरिक्त भाड़ा भी तो तय किया गया है ना। तो आपको ये बताना है कि नियत भाड़ा तो आपके लिए हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, चाहे आप कितनी भी दूरी चलो है ना, कितनी भी दूरी चलोगे तो आपके लिए एक नियत भाड़ा तो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपए है, अतिरिक्त भाड़ा है ये। आप समझना इस क्वेश्चन को कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, एक नियत भाड़े के लिए तो आपको सेम दे दिया कि भाई इतना नियत भाड़ा है। जैसे आप मान लो थोड़ी सी दूरी के लिए चले हो, जैसे आप मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक चले हो तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है एक सेम दूरी है, सेम रुपए है। कि मान लो इसके लिए तो आपके पास में 10 रुपए है या इसके लिए आपके रुपए 1 रुपए है, यानी कि आप मान लो x दूरी चल करके गए हो तो उसके लिए आपके पास में कितना 1 रुपया आपको निश्चित कर दिया है कि आपके पास में इतना रुपए का इतनी दूरी का 1 रुपया ही लगेगा। उसके अतिरिक्त आपको दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर चलने पर तो कितना देता है 10 किलोमीटर चलने पर तो आपको 105 रुपए देना पड़ेगा और आपको इसके अलावा 15 किलोमीटर चलने के लिए 155 रुपए देना पड़ेगा। और जो आपका नियत भाड़ा है वो आपका दोनों में क्या है सेम है, आपका जो नियत भाड़ा है वो क्या है दोनों में
सेम है। तो आपको बताना क्या है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, आपको ये बताना है। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, आपको ये भी बताना है। तो हम क्या कर लेते हैं, आप दो कंडीशन मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, दो कंडीशन मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा और माना प्रति किलोमीटर भाड़ा। हम क्या मान लेंगे इसमें कि माना नियत भाड़ा तो आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तथा प्रति किलोमीटर तथा प्रति km भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा आपका, y रुपए हो जाएगा, है ना। भाड़ा कितने आएगा, भाड़े का मतलब क्या होता है पता है, किराया होता है भाड़े का मतलब, है ना। कितना होता है, क्या होता है, मतलब भाड़े का मतलब किराया होता है ना। तो आपको ये बताना है, अब आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि प्रश्नानुसार नियत का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि आपके पास में चाहे कैसी भी कंडीशन दे दे प्रति किलोमीटर भाड़े की, लेकिन जो आपका नियत भाड़ा है वो हमेशा हर कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपके पास में प्रश्न क्या बोला है कि आपको ये बोला है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए है। तो आपका जो नियत भाड़ा है वो तो आपको क्या रहेगा बेटा, x ही रहेगा ना, हमेशा नियत भाड़ा सेम रहेगा। उसने बोला है कि नियत भाड़े की जो अतिरिक्त दूरी है वो आपकी कितनी है, 10 किलोमीटर रुपए पे 10 किलोमीटर पे 105 रुपए है भाड़ा है, ठीक है। और 15 किलोमीटर पे कितना है, 155 रुपए है। तो आपको बताना क्या है, तो नियत भाड़ा तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 10 किलोमीटर पे बोला है तो 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपए है। और इन दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर के 105 रुपए हो जाएगा। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसके अलावा आपको ये बोला है 15 किलोमीटर के लिए बोला है 155 रुपए है, 15 किलोमीटर के लिए आपको क्या बोला है, 155 रुपए है। तो आपकी जो नियत भाड़ा है वो आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 15 किलोमीटर के लिए 15 y हो जाएगा, और आपका इन दोनों को मिलाकर के कितना बोला है बेटा, 155 रुपए बोला है। तो आपका ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब अपने को क्या करना है, पहले x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, वही समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मेरे को क्या करना है, समीकरण 1 से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस में 10y बराबर में 105 रुपए है। और इस x को मैं बराबर करूंगी तो इस 10y को मैं उधर माइनस में ले जाऊंगी, तो ये 10y हो जाएगा। और आपका ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, यानी कि आपकी समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। अब इस समीकरण 3 को, समीकरण 3 का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे। इस x का मान हमें क्या करना है, समीकरण 2 में रख देंगे। तो अपने पास में समीकरण 2 है, x प्लस 15y बराबर में 155 रुपए है। यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, 105 माइनस के 10y आपको लिखनी है। तो आपके पास में क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 105 माइनस का 10y। तो आप इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करोगे, 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर में 155 रुपए है, बराबर में कितना है, 155 रुपए है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस 155 को उधर भेज दोगे तो आपके पास में बच जाएगा माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155 माइनस का 105 आ जाएगा। ये इस माइनस का 10 में से माइनस प्लस का 15y गया तो आपके पास में प्लस का 5y बच गया। और इस 155 में से आप माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बच जाएगा, 0 और 5 यानी कि 50 बच जाएगा। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 50/5। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अर्थात आपका क्या आ जाएगा कि प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है आपका कितना हो जाएगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका y बराबर 10 रुपए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y का जो मान है, इस y का जो मान है उसमें हम y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान क्या रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर, क्यों,
समीकरण 3 में से रखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू मतलब क्या चाहिए, हमें नियत भाड़ा चाहिए, नियत भाड़ा चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है, x बराबर आपके पास में 105 माइनस का 10y है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास में y की वैल्यू कितनी है, y बराबर में 10 है। तो y बराबर 10 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x बराबर 105 माइनस का 10 इंटू 10। तो x बराबर मेरे पास में 105 माइनस का 100 हो जाएगा। तो x बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। यानी कि जो मेरा नियत भाड़ा है वो हमेशा 5 रुपए था, और जो हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा था वो हमारा कितना था बेटा, 10 रुपए था। अब हमें एक कंडीशन और बोली है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको बताना क्या है, कि आपको ये बताना है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, 25 किलोमीटर भाड़ा देने के लिए 25 किलोमीटर यात्रा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा। x तो आपका क्या है, नियत भाड़ा है, तो x आपका नियत हो जाएगा, प्लस का 25 है, और 25 किलोमीटर यानी कि प्रति किलोमीटर के लिए हमने भाड़ा कितना चुना था बेटा, y चुना था। कितना चुना था, y चुना था। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर x व y की वैल्यू पुट करनी है। x व y का मान रखने पर x और y का मान हमें रखना है। तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास में क्या निकल करके आ जाएगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा निकल करके आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास में 5 थी, और y की वैल्यू आपके पास में क्या है, 25 इंटू में 10 है। तो आपके पास में क्या निकल करके आ गया, 5 प्लस 250, तो आपके पास में 255 रुपए निकल करके आ गया है। क्या, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा निकल करके आ गया है। समझ में आया सभी को। तो ये आपका इस तरह से नियत भाड़े वाला क्वेश्चन, यानी कि अतिरिक्त और नियत भाड़े वाला क्वेश्चन हो गया है ना। इसके अलावा एग्जाम्पल्स भी है, तो वो आपको मैं कल करवाऊंगी। तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद में हम क्लास को आज खत्म करेंगे, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका क्या है, कहाँ ये, हाँ, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, है ना। तो मैं अंश को क्या मान लूंगी, अंश को मैं x मान लूंगी, और हर को मैं y मान लूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे भिन्न बनानी है। तो मेरी भिन्न क्या हो जाएगी, x अपॉन y हो जाएगी। मेरी भिन्न क्या हो जाएगी, x अपॉन y हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है कोई भी चीज, उसके लिए बाद में आपकी इक्वेशन बनती है, तो उसके बाद में आपका सॉल्यूशन होता है ना। तो आपके पास में क्या है, जब भिन्न के अंश व हर में दोनों में क्या जोड़ दिया जाए बेटा, 2 जोड़ दिया जाए, तो आपकी भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो आपकी भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है आपको, है ना। तो आप करो, चलो करते हैं हम क्वेश्चन। आपके पास में क्या दिया हुआ है, भिन्न बनानी है, तो मैं क्या मान लूंगी, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर y। तो अंश क्या हो गया है x, और हर क्या हो गया y। तो मेरी क्या हो जाएगी, तो भिन्न
तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी, मूल भिन्न, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी अपनी x अपॉन में y हो जाएगी। ठीक है, x अपॉन में y हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे कि हमें क्या बोला है, x यानी कि अंश में हमें 2 जोड़ना है ना, अंश और हर दोनों में क्या करना है, हमें 2 जोड़ना है, और हमारी मूल भिन्न क्या हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी। तो हमारे पास में भिन्न क्या है, भिन्न के अंश, भिन्न का अंश क्या है, x है, उसमें मैं क्या जोड़ूंगी 2, तो और बटा भिन्न का हर क्या है, भिन्न का हर क्या है मेरे पास में y, उसमें मैं क्या जोड़ दूंगी 2, तो मेरी भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तथा आपकी इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या बोला है, आपकी सेकंड कंडीशन में ये बोला है कि अंश और हर में क्या जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, अंश और हर में क्या जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं। तो भिन्न का अंश क्या हो जाएगा x, उसमें क्या जोड़ दिया 3, तथा भिन्न का हर क्या हो जाएगा y, उसमें क्या जोड़ दिया 3, तो आपकी भिन्न क्या हो जाती है, 5/9 हो जाती है, 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। ठीक है, आपको ये बोला है। तो आपकी दोनों इक्वेशन क्या हो गई है, बन करके तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको जो आपको शॉर्ट फॉर्म है उसमें आपको क्या करना है, यानी कि सिंपल फॉर्म में आपको ये कंडीशन बनानी है। ठीक है, आपको ये कंडीशन बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है अपने पास में, आप लिखो इधर x प्लस का 2 अपॉन में y प्लस का 2 अपो इजिकल्स टू में 9/11 है ना, ये है आपके पास में। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 11x प्लस का 2 इजिकल्स टू में 9y प्लस का 2, आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सॉल्व करो, सिंपल फॉर्म में आ जाएगी, सॉल्व करो। 11 को जब हम 11 को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में 11x आ जाएगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आ जाएगा, इजिकल्स टू में इजिकल्स टू 9 को y से किया तो 9y, और 9 को 2 से किया तो 18y हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 11x और 9y को एक जगह लिख लेंगे ना, 11x ये आपके पास में प्लस का 9y है, इजिकल्स टू के उधर आके माइनस का 9y हो जाएगा। ठीक है, आपके पास में इधर 18 है और ये आपका प्लस का है, तो उधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास में 22 में से 18 गए तो कितना बच जाएगा बेटा, 22 में से 18 गए तो माइनस का 4 बच जाएगा। तो ये आपके पास में क्या हो गई, समीकरण नंबर 3 आ गई है ना, समीकरण नंबर 3 आ गई है। ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंड जो इक्वेशन है आपकी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। तो समीकरण 2 से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या है, इक्वेशन में x प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3 इजिकल्स टू में 5 अपॉन में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 6x प्लस में 3 इजिकल्स टू 5y प्लस में 3, ये है आपके पास में। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6x का प्लस 3 18 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 5y प्लस का 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, आप 6x और माइनस का 5y इधर कर लो और 15 में से 18 गए तो आपके पास में 15 माइनस 18 हो जाएगा, और 6x माइनस का 5y बराबर में कितना हो जाएगा, 18 में से 15 गए तो माइनस का 3 बच जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 3 को लेंगे और इसमें से क्या करेंगे, 3 के अंदर से x की फॉर्म निकाल करके 4 के अंदर रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 3 से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान निकालेंगे। तो 11x माइनस का 9y इजिकल्स टू में माइनस का 4 है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 11x बराबर में माइनस का 4, ये माइनस का 9 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा, और x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11 हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 5 है उस इक्वेशन नंबर 5 को आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 में आपको रखना है और आपको x यानी कि y की वैल्यू निकालनी है।
तो आप क्या करोगे, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखोगे आप तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 6x माइनस का 5y इजिकल्स में माइनस का 3 है। तो आप x की वैल्यू क्या रखोगे, x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11 रख दोगे। तो 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास में, 6 माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11 माइनस का 5y और इजिकल्स टू माइनस का 3। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 6 को माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 माइनस का प्लस 9 छीक 54 9 छीक 54y माइनस का 5y अपॉन में कितना हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। आप इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लोगे तो आपके पास में ये 11 हो जाएगा, आपको नीचे दिखेगा नहीं, आप इतना लिख लो, उसके बाद में हम आगे सॉल्व करते हैं। आप इतना लिख लो, आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको, आगे सॉल्व करते हैं। देखो आगे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि माइनस का 24 प्लस का 54 बाय माइनस का 5y अपॉन में 1, ये 11 है और ये इधर माइनस का 3 है। ठीक है, ये है आपके पास में। तो देखो ये 11 है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 11 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये माइनस, देखो जब 11 को 11 से डिवाइड किया तो आपके पास में कितना आया 1, और 1 को इस पूरी संख्या से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास में सेम यही क्या संख्या आ जाएगी। तो आप लिखो 54 बाय और है ना, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। और जब 1 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 11, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो ये माइनस का 55 बाय हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन में 1 लिख सकती हूँ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास में कितना आएगा, माइनस का 24 प्लस का 54 बाय माइनस का 55 बाय इजिकल्स में 11 दिया 33 हो जाएगा ना, 11 दिया 33 हो जाएगा। ये सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, ये देखो 54 बाय है और यहाँ पे माइनस का 55 बाय है, 54 में से 55 गए तो माइनस का बाय बच जाएगा। इधर आप क्या लिखोगे, माइनस का 33, ये इधर है तो ये आपके जाके उधर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का बाय है, 33 में से 24 गए तो 33 में से जब मैं 24 को घटाऊंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। मेरे पास में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा माइनस का। ये माइनस है, इधर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपके पास में 9 इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात सभी को। आपके पास में 33 में से जब 24 आएगा तो आपके पास में कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, x का मान आ गया आपके पास में। अब हम क्या करेंगे, x का मान आपके पास में आ चुका है तो हम क्या करेंगे, हम y के मान में पुट कर देंगे। हमारी जो इक्वेशन है आपकी, देखो जो हमारी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन ये है, देखो हमारी जो इक्वेशन है x वाली, वो हमारी इक्वेशन थी समीकरण नंबर 5 में। समीकरण 5 में y का मान रखने पर, तो जो हमारी समीकरण नंबर 5 थी वो हमारी क्या थी, x बराबर माइनस का 4 9y अपॉन में 11। यही है ना आपकी समीकरण 5। देखो इधर देखो, यही ना आपकी समीकरण नंबर जो 5 है, बाकी ये है। तो आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है। इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, y इक्वल टू 9 पुट करना है और x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 11। x बराबर माइनस का 4 9 9 81 अपॉन में 11। तो x बराबर कितना हो जाएगा 77 अपॉन में 11। तो x बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 11 7 77 होता है। तो यही आपका x और y का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपकी भिन्न हो जाएगी, यानी कि जो आपकी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी।
आपकी क्या पूछी थी, भिन्न क्या होगी, तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, तो क्या लिखो, अतः भिन्न का अंश x बराबर आपका 7 तथा भिन्न का हर बराबर y बराबर 9, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई बराबर 7/9 होगी। यही आपको क्या करना है, आंसर करना है। समझ में आया सभी को? इस तरह से आपको x और y की मूल भिन्न निकालनी है। समझ में आया सभी को? अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो और कम कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्लास को खत्म करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आगे चले। चलते हैं आगे। आपका लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। खुश हो जाइए। है ना, फिर हम कल मिलेंगे। देखो, आपका जो 6th क्वेश्चन है वो आपको क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो, अब आपको मैं एक बात बताऊं, जो आपके आयु वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपका 5 वर्ष पूर्व बोले आपको, है ना। जैसे मान लो पूर्व के लिए बोले आपको, ये पूर्व है, ये वर्तमान है, ये आपका बाद का है। ठीक है, तो आपके पास में क्या होता है आयु वाले क्वेश्चन में, पूर्व के लिए हमें क्या करना है, वर्तमान आयु, जैसे मान लो आपके पास में x है ना, जैसे वर्तमान आयु आपके पास में क्या है, x है, तो आपको पूर्व के जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ता है, और बाद में जाने के लिए आपको क्या करना है पता है, प्लस करना पड़ता है। जैसे मान लो आज कोई भी आदमी, जैसे मान लो जैकब है, उसकी आयु 20 है, आज वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, 20 है। तो आपको 5 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु बतानी है, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 20 में से 5 को यानी कि वर्तमान आयु में से माइनस करना पड़ेगा, तो आपकी क्या निकल जाएगी, पूर्व की आयु निकल जाएगी, और वर्तमान आयु में से बाद की आयु को क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी, तो आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगी, बाद की आयु निकल करके आ जाएगी। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया? ठीक है, तो आपको पूर्व की आयु और पूर्व की आयु, वर्तमान आयु और बाद की आयु निकालने के लिए कंसेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? कि वर्तमान आयु में से जब हमें पूर्व की आयु निकालनी है, तो वर्तमान आयु में से माइनस कर दो, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, पूर्व की आयु निकल करके आ जाएगी, और जब हमें वर्तमान आयु में से बाद की आयु को जोड़ देंगे, तो हमारी बाद की आयु निकल करके आ जाएगी। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में आपका यही कंसेप्ट लगेगा ना। तो आपको क्वेश्चन क्या बोला है, आपको क्वेश्चन ये बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी जाएगी। तो आप मुझे बताओ, जब मैं जैकब की आयु x मान लूंगी, तो 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 के वर्ष बाद में जैकब की आयु x + 5 हो जाएगी। समझ में आया सभी को? इस तरह से आपको ये कंसेप्ट करना है ना। उसके बाद में बोला है तथा उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन में करवाती हूँ ना। तथा बोला है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि उसके पुत्र और जैकब की आयु अपने को फाइंड करनी है। तो आप चलो करते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि उसके पुत्र और जैकब की आयु अपने को फाइंड करनी है। तो आप चलो करते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि उसके पुत्र और जैकब की आयु अपने को फाइंड करनी है। तो आप चलो करते हैं।
देखो मैं क्या मान लूंगी, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु मैंने क्या मान ली, x वर्ष मान ली, तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या मान ली मैंने, y वर्ष मान ली। ठीक है, y वर्ष मान ली। अब मैं क्या करूंगी, प्रश्नानुसार, प्रश्न मुझे क्या बोल रहा है वो करते हैं प्रश्नानुसार ना। प्रश्नानुसार आपको ये बोला है, क्या बोला है, 5 वर्ष बाद बोला है। पहली कंडीशन क्या है इसकी, 5 वर्ष बाद की है, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु कितनी हो जाएगी और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताओ। मैंने आपको अभी बताया था कि वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। आप यहां लिख लो, वर्तमान आयु लिख लो। क्या हो जाएगा, y वर्ष। ठीक है, आप मुझे बताओ जब वर्तमान आयु जैकब की कितनी है, x वर्ष है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब बाद की आयु बोले तो वर्तमान में क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। तो आपको वर्तमान आयु बोला है, कितने वर्ष बाद बोला है बेटा, 5 वर्ष बाद बोला है। तो आपकी जैकब की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 5 हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी जैकब की आयु, कितने वर्ष बाद में, 5 साल बाद में। और तथा पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु जब 5 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी बेटा, 5 प्लस y वर्ष हो जाएगी, 5 प्लस y वर्ष हो जाएगी। समझ में आया सभी को। अब आपको ये बोला है, अब आप चलो, अब आप क्वेश्चन पे क्या चलोगे, क्वेश्चन पे चलो आप। आपको ये बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। आप बोल देखो इधर, जैकब की आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद, x प्लस 5 है। ठीक है, उसने बोला है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यही बोला ना आपको कि उसके पुत्र की आयु कितनी है, उसके पुत्र की आयु है y प्लस 5 की 3 गुनी हो जाएगी। किसे 3 गुनी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी। दोबारा समझना इस लाइन को कि जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जब मैं इस पुत्र की आयु को 3 गुनी कर दूंगी तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, आपके पास में जैकब की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की 3 गुनी क्या हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी। समझ में आया सभी को बात, आई बात समझ में, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, आई बात समझ में सभी को, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, तो जो जैकब की आयु है आपके पास में, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी क्या, जैकब की आयु। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास में x प्लस 5 है, देखिए है y प्लस 3 को, इस 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 3y प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा। इस x प्लस 5, इस x को मैं क्या करती हूँ, x को इधर रख लेती हूँ, ये माइनस का 3y इधर आ जाएगा मेरा, और ये वाला 5 क्या चल जाएगा, उधर चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x माइनस का 3y बराबर में आपका 10 आ जाएगा। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी, पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सेम यही काम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में करेंगे। तो आपको क्या बोला है, दूसरा बोला है 5 वर्ष पूर्व। अभी तक अपना क्या था, 5 वर्ष बाद का था। अब आपको क्या दिया हुआ है सेकंड कंडीशन में, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस का 5 वर्ष हो जाएगी ना माइनस में। क्यों, जब मैंने बोला था आपको कि जब वर्तमान आयु में से पूर्व की आयु की तरफ जाना पड़ेगा तो अपने को माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, जितना माइनस आपको बोला है। तो आपको 5 वर्ष बोला है तो आपको 5 वर्ष माइनस करना पड़ेगा, तथा पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस का 5 वर्ष
हो जाएगी। समझ में आया सभी को? अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? अब आपको बोला है कि 5 वर्षों जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी है? x माइनस का 5 है मैडम, ठीक है। उसके बाद में आपको बोला है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, उसके पुत्र की आयु कितनी है बेटा? y माइनस का 5 है, उसकी 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि मैं इस पुत्र की आयु को 7 गुना कर देती हूँ तो मेरे पास में जैकब की आयु निकल करके आ जाएगी। समझ में आया सभी को? ये कंसेप्ट दोबारा बताती हूँ आपको। इस वाले क्वेश्चन में तो आपको बोला था कि 5 वर्ष बाद में बताना है, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस सॉरी y प्लस का 5 हो जाएगी। अब आपको ये बोला है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु y प्लस 5 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 3 गुनी हो जाएगी क्या? जैकब की आयु। इससे हमें क्या करना है? एक इक्वेशन निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है और जैकब की और पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। उसी से आपका क्या हो जाएगा? उसी से इसी ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा? सेकंड कंडीशन आपको दी हुई है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब यह है कि जैकब की आयु कितनी है बेटा? x माइनस 5 वर्ष है, तथा पुत्र की आयु कितनी है बेटा? 5 माइनस सॉरी y माइनस का 5 वर्ष है। तो आपको बोला है कि जैकब की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? आप इसको निकाल लो, सॉल्व करो। x माइनस का 5 एज इट इज है, 7y माइनस का 7 पंजे 35 हो जाएगा। अब क्या करूंगी? x माइनस का 7y, इस 5 को उधर ले जाऊंगी तो मेरे पास में बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा आपके पास में? आपके पास में माइनस का 35 एज इट इज, और ये माइनस का तो ये प्लस का उधर चला जाएगा। ये आपके पास में क्या हो जाएगा? माइनस का 30 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या निकल जाएगी? आ जाएगी सेकंड इक्वेशन निकल करके आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन निकल करके आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन बन गए हमारे पास में, तो इक्वेशन बन गई तो हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 से क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर में x माइनस का 3y इक्वल टू में 10 था, तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे 10 माइनस का 10 प्लस का 3y हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। चले आगे। देखो इतना हो गया अपना, अब हम आगे चलते हैं। देखो ये इक्वेशन निकल करके आ गई अपनी, है ना। तो ये इक्वेशन को क्या करेंगे? तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या थी अपने पास में? समीकरण 2 आपकी देखो x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30 था। y x की वैल्यू क्या है आपके पास में? 10 का प्लस 3y है। इस x की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है, तो 10 प्लस 3y माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा, है ना। तो आप ये देखो 3y में से 7y गए तो माइनस का 4y बच जाएगा, और ये वाला 10 है उधर जाके प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो ये 30 और ये माइनस का 10, तो आपके पास में क्या हो जाएगा? 4y माइनस का 40, और ये माइनस है और ये माइनस है बराबर में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो y की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी बेटा? आपके पास में 40/4, तो y की वैल्यू 10 निकल करके आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 10 निकल करके आ जाएगी। आपकी 10 निकल करके आ गई है। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू भी निकालेंगे, है ना। x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब हम रखेंगे तो समीकरण 3 क्या थी अपने पास में? x बराबर 10 प्लस 3y, ये थी ना समीकरण 3 हमारी। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर पुट कर देंगे। तो y वैल्यू क्या है अपने पास में? 10 है, तो हम क्या करेंगे? इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x बराबर 10 प्लस 3 इंटू में 10, ठीक है। x बराबर 10 प्लस 30
तो x बराबर में क्या आ जाएगा बेटा 40 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आप ये लिख सकते हो, आता है जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। आप मुझे बताओ कि ये 3 गुनी हो गई ना, जब इसकी 10 है तो ये 40 वर्ष अपने आप ही निकल करके आ गई, ठीक है। तो 10 है तो ये 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बेटा। तो आपका जो जैकब और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु निकल करके आ गई है, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन है ना। तो अच्छे से समझ लेना बेटा, है ना, अच्छे से समझ लेना। अपना टाइम भी हो चुका है, ठीक है, क्लास एंड होने वाली है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो, है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटा। आज हम यही अपनी जो क्लास है वो खत्म करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी तरह से मैंने पूरी मेहनत की है, मेरी तरफ से मैंने पूरी मेहनत करी है आपको समझाने में, है ना। तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, अपने चैनल को जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, है ना। और जितने भी विद्यार्थी जो क्लास 10 की तैयारी करने वाले हैं, इस बार टॉपर्स बैच अपना चालू हो चुका है ना, तो उसमें जुड़ जाइए। आप भी अगर चाहते हैं कि 2026 में आप टॉपर्स की श्रेणी में आए, टॉपर्स के रैंकर्स में आए, रैंक नंबर 1 2 आप लेकर के आए, तो आप अपने चैनल को फॉलो कर लीजिए, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और आपका जो चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर भी आपकी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो आपकी जो वीडियो है, जैसे ये क्लास है, इस क्लास के नोट्स में आपको वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और आपका यूट्यूब चैनल, उससे आप जुड़ जाइए। आपका चैनल यही नाम से है, स्टडी एजुकेशन विद एमडी क्लासेस के नाम से, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।